everyone, this is Priya Pawar again. Guys, welcome back to my channel. गाइस हमने स्टार्ट किया था ACF और फॉरेस्ट रेंजर एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन। ठीक है, हालांकि छत्तीसगढ़ का जो ACF और फॉरेस्ट रेंजर एग्जामिनेशन होने वाला था 20 सितंबर को, वो पोस्टपोन्ड हो चुका है। गाइस, पोस्टपोन हुआ है, वो कैंसिल नहीं हुआ है, तो आपको अपनी तैयारी कंटिन्यू रखनी है। हम सिलेबस वाइज चल रहे हैं। हमने स्टार्ट किया था फिजिक्स या भौतिकी में हम सबसे पहले देख रहे थे ऊर्जा। ठीक है, ऊर्जा में मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। अब हम गैर परंपरागत देख रहे हैं। उसमें हम कल हमने नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस है, उसमें सोलर एनर्जी या सौर ऊर्जा पूरी तरीके से कम्प्लीटली देख लिया था। मैंने आपको जितने भी कॉन्सेप्ट उसमें इन्वॉल्व होते हैं, साथ ही साथ पुराने जो क्वेश्चन आए हैं उसके बारे में भी आपको बता दिया था। तो आज जो है हमारा टॉपिक वो है अदर नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस या अन्य गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। इसको भी हम बहुत डिटेल में देखेंगे। गाइस, लेक्चर एंड तक देखिएगा, क्योंकि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप स्किप कर सकें या जिसे आप छोड़ सकें। ठीक है, तो पूरी तरीके से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, बस आप कंटिन्यू इस लेक्चर को अटेंड करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है विंड एनर्जी। ठीक है, पहला टॉपिक क्या है हमारा? विंड एनर्जी या पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा या विंड एनर्जी को आपको अगर मान लीजिए यूटिलाइज करना है या इसको यूज़ करना है या विंड एनर्जी का उपयोग करना है, तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि आप जो आइडियल स्पीड ऑफ एयर, जिसे हम कहते हैं वायु की आदर्श गति या वेलोसिटी, ठीक है, आइडियल स्पीड या वेलोसिटी ऑफ एयर, ये होना चाहिए 8 मीटर प्रति सेकंड से लेकर के 23 मीटर प्रति सेकंड तक की, मतलब 8 मीटर पर सेकंड से 23 मीटर पर सेकंड तक की आइडियल वेलोसिटी होनी चाहिए एयर की, अगर आपको विंड एनर्जी का यूटिलाइजेशन करना है। अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें या इन केस ऑफ इंडिया देखें तो ये होती है 9.4 मीटर पर सेकेंड या 9.4 मीटर प्रति सेकंड की जो वायु के जो गति है वो पाई जाती है भारत के केस में। तो ये भी विंड एनर्जी हम भारत में भी यूटिलाइज कर सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे प्रस्तावित जो प्रोजेक्ट हैं वो है अभी भी भारत में। ऐसे कई संभावनाशाली जो एरिया हैं उनको रिकॉग्नाइज किया गया है, जो मैं आपको मैप के थ्रू बताऊंगी। देखिए, विंड अगर पावर प्लांट देखें तो जैसे पवन चक्कियाँ इस प्रकार से लगी हुई होती है, जिस तरीके से आपको डायग्राम में दिख रही है। ठीक है, इसे ही कहते हैं विंड मिल। चलिए, अब मैं आपको विंड मिल के बारे में बेसिक्स बता देती हूँ। सबसे पहले लेट मी एनलार्ज दिस डायग्राम सो दैट यू कैन सी इट। सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पर ब्लेड्स दिखाई दे रही है। ब्लेड्स कैच द विंड एंड स्पिन। अब ये ब्लेड क्या करेंगी? जो भी हवाएं आ रही है उनको क्या करेंगी? कैच करेंगी, और ये घूमने लगती है इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पर जनरेटर लगा हुआ है। ये जनरेटर क्या करेगा? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि आपका मेन एम क्या होता है? मेन एम आपका होता है टरबाइन को घुमाना। ठीक है, और ये टरबाइन कब घूमेगी? जब मैकेनिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। और मैकेनिकल एनर्जी कैसे मिलेगी आपको? तो किसी तरीके से आपको एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत होती है, बाह्य बल की आवश्यकता होती है। बाह्य बल आपको या तो भाप के रूप में मिल सकता है, या हवा के रूप में मिल सकता है, या पानी के रूप में मिल सकता है। तो यही सारे प्रिंसिपल पर या इन्हीं सिद्धांतों पर काम करता है विंड एनर्जी, हाइड्रल एनर्जी या आपका बायोगैस। ठीक है, तो इसी तरीके से ये काम करता है। अब मैंने आपको 2 पार्ट्स इसके बता दिए। अभी चलते हैं नेक्स्ट। अब ये देखिए, यहाँ पर केबल लगे हुए हैं। ऑब्वियसली यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई है, तो केबल तो लगा होगा ताकि वो इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट हो रही है उसको आप कहीं ले जा सकें, या विद्युत जो उत्पादन हो रहा है उसको कहीं ले जा सके, तो उसके लिए केबल या वायर की ज़रूरत तो होगी। तो ये ट्रांसमिशन लाइन है। ठीक है, ये ट्रांसमिशन लाइन बाद में जा कर के कंप्यूटर सिस्टम से
जुड़ जाता है, जो कि ब्लेड्स की डायरेक्शन को क्या करेगा, कंट्रोल या नियंत्रण करने का काम करता है। तो इस तरीके से आपको आई होप आपको समझ आ गया होगा कि विंड मिल किस तरीके से काम करती है। मेरा बेसिक एम यही था कि अगर आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो आपको इसके बेसिक्स एटलीस्ट पता होनी चाहिए। विंड मिल इसका मतलब ये नहीं है कि एक सीधे से एक पंखा खड़ा है, विंड आ रही है, वो घूम रहा है, इस प्रिंसिपल पे काम नहीं करता है, इस सिद्धांत पे काम नहीं करता है। आपको एटलीस्ट बेसिक्स तो पता होनी चाहिए, बेसिक साइंस पता होनी चाहिए कि किस साइंस पे वो काम कर रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब बात करते हैं, मैंने आपको कहा था पहले भी कि कुछ ऐसे प्रस्तावित या ऐसे संभावनाशील राज्य हैं जहाँ पर आप विंड एनर्जी को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो मैं आपको मैप के थ्रू बता देती हूँ कि कहाँ कहाँ पर ऐसे संभावित राज्य हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर राजस्थान। ठीक है, राजस्थान भी एक जो प्रस्तावित राज्य है वो है। साथ ही साथ में सेकंड है गुजरात, थर्ड है महाराष्ट्र। ठीक है, और फिर यहाँ पर दक्षिणी तमिलनाडु, पश्चिमी मध्य प्रदेश और दक्षिणी तमिलनाडु। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो एरियाज़ हैं, और साथ ही साथ तटवर्ती जो कोस्टल एरियाज़ है ना, वो सारे ये सारे एरियाज़ में आपको मतलब आप कह सकते हैं कि ये ऐसे क्षेत्र हैं जो कि पवन ऊर्जा या विंड एनर्जी को यहाँ पर यूटिलाइज़ किया जा सकता है। हालांकि इतने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स अभी तक डेवलप नहीं हुए, इसलिए मैंने इसको स्लाइड में इन्वॉल्व नहीं किया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। हाँ, तो अब मैंने ये ब्लैंक स्लाइड इसलिए इन्वॉल्व किया ताकि मैं आपको कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज बता सकूं। ठीक है, तो पवन ऊर्जा के लाभ क्या होगा, सबसे पहला होगा ये प्रदूषण मुक्त। क्या होगा, प्रदूषण मुक्त। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, पॉल्यूशन नहीं होगा, पॉल्यूशन नहीं होगा। दूसरी चीज़, इजीली आप क्या कर पाएंगे, इजीली आप इसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर पाएंगे। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी में या यांत्रिक ऊर्जा में इसको जो भी आपका मतलब विंड एनर्जी आ रही है इजीली मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है। ये दो चीज़ हो गई। अब इसकी सीमाएं क्या हो गई, अगर मान लीजिए एयर की स्पीड नहीं होती तो देख ही लीजिए इसका लिमिटेशन है। लिमिटेशन ये है या इसकी सीमाएं कह सकते हैं, तो सीमाएं ये हैं कि अगर वायु की स्पीड नहीं है, ठीक है, अगर एयर की स्पीड नहीं है, गति नहीं है, तो ये काम नहीं करेगा। इसलिए इसको एप्लीकेशन इसका थोड़ा रिस्की हो सकता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। हाँ, अब बात करते हैं हाइड्रल पावर की या जल ऊर्जा की। जल ऊर्जा में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, देखिए सबसे पहले फ्लोइंग वाटर होना चाहिए, है ना, फ्लोइंग वाटर होना चाहिए, या वाटर ऐसा या नदियों में बहता हुआ पानी होना चाहिए, वाटर या ऐसा वाटर जो कि डैम्स में आपने संरक्षित या संग्रहित करके रखा है या कंजर्व करके रखा है। तो इस तरीके से दो जो वाटर बॉडीज़ है वो आपके पास होने चाहिए। या तो रिवर हो सकती है, बहती हुई नदी, उसका पानी ले सकते हैं आप, या बांधों में जो संग्रहित पानी है उसको ले सकते हैं। अब इसको लेने का कारण क्या हुआ, देखिए जो भी फ्लोइंग वाटर होता है ना, बहता हुआ पानी, उसमें होती है काइनेटिक एनर्जी या जिसको हम कहते हैं गतिज ऊर्जा। ठीक है, तो अगर आपको पूछा जाए कि हाइड्रो पावर जो प्रोजेक्ट है वो किस प्रिंसिपल पर बेस होता है, तो ये होता है, इसमें हम काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे भाई, तो देखिए एक डैम लाइक स्ट्रक्चर बना होगा या रिजर्वायर बना होगा जिसे हम कहते हैं जलाशय। ठीक है, ये जलाशय जो है यहाँ पर आप पानी इकट्ठा करके रखिए और ऐसे स्लोप बना दीजिए। अब ये पानी जो पोटेंशियल एनर्जी है इसमें पहले से, ठीक है, क्षैतिज जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो पहले से ही है इसमें। पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्थितिज ऊर्जा और काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा। ठीक है, तो इसमें क्षैतिज ऊर्जा पहले से ही है, और फिर इसको अगर आप जैसे ही फ्लो कराने लगेंगे तो इसमें क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी या गतिज ऊर्जा आ जाएगी। तो इस तरीके से काइनेटिक एनर्जी को आप क्या किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। अगर एक जगह इकट्ठा कर दिया पानी को तो वो किस में बदल जाएगा,
स्थितिज ऊर्जा में बदल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रिंसिपल पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स काम करते हैं। देखिए, लेट मी एनलार्ज इट सो दैट यू कैन सी इट। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ रिजर्वायर है। रिजर्वायर को हिंदी में कहते हैं जलाशय। ठीक है, इन जलाशय, ये डैम बना हुआ है। ठीक है, अब ये जो जलाशय है, यहाँ से ये पानी इस तरीके से देखिए यहाँ पर फ्लो हो रहा है। फ्लो होने के बाद यहाँ पर क्या लगी हुई है, तो टरबाइन। ठीक है, अब मैंने जैसे आपको पहले भी बताया है, मेन काम क्या होता है, टरबाइन का घूमना। अभी जो पानी की जो गतिज ऊर्जा है या जो इसकी काइनेटिक एनर्जी है, उसके थ्रू टरबाइन रोटेट होने लगेगा, मैकेनिकल एनर्जी होगी। यहाँ पर जनरेटर लगा हुआ है, देखिए ये जनरेटर है। ठीक है, दिस वन इज जनरेटर। अब ये जनरेटर के थ्रू, अब यहाँ पर जैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई, ये केबल्स के थ्रू यहाँ पर ट्रांसमिट हो जाती है। दिख रहा है आपको ये? तो इस तरीके से ये काम करता है। देखा आपको, ये जनरेटर है, फिर यहाँ पर ट्रांसफार्मर लगा है। लेट मी चूज अनदर कैनल। ये सबसे पहले रिजर्वायर हुआ है ना, ये रिजर्वायर है, जलाशय है, फिर डैम बना हुआ है, बांध बना हुआ है। इसके बाद यहाँ पर टरबाइन लगी, जो टरबाइन रोटेट होगी। ठीक है, टरबाइन लगने के बाद यहाँ पर है जनरेटर, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा या विद्युत का उत्पादन करेगा। फिर यहाँ ट्रांसफार्मर लगे हैं, ये पावर हाउस है, पावर हाउस से पावर लाइन्स में यहाँ पर पावर चला जाएगा। और उसी तरीके से यहाँ पर देखो, ये पेन स्टॉक है और ये कंट्रोल गेट है, जहाँ से पानी को आप कंट्रोल करेंगे, और यहाँ से पानी आप लेंगे, इसलिए इसको इनटेक कहते हैं। और ये आउटफ्लो है, यहाँ से पानी आउटफ्लो हो जाएगा। जैसे ये टरबाइन को रोटेट करते हुए पानी इधर निकल जाएगा। तो इस तरीके से हाइड्रो पावर प्लांट काम करता है। चलिए, अब मैं आपको बता देती हूँ कि मेजर हाइड्रो पावर प्लांट जो कि है इंडिया में, तो उसको लोकेट करवा देते हैं पहले। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन से मेजर पावर प्लांट है। तो सबसे पहले मैं आपको नॉर्थ इंडिया में बता दूंगी। ठीक है, नॉर्थ इंडिया मतलब जो नॉर्थ साइड में जितने भी क्षेत्र हैं, देखिए यहाँ पर सबसे पहले सिंध दिख रहा है आपको, सिंध। ठीक है, सिंध के बाद यहाँ लोअर झेलम, फिर पोंग। पोंग जो है आपको यहाँ दिख रहा है हिमाचल प्रदेश के पास। फिर यहाँ पर देहर है हिमाचल प्रदेश में, गिरिबट्टा ये भी हिमाचल प्रदेश में। फिर यहाँ पर देखिए पंजाब में भाखड़ा नांगल, ये बहुत फेमस है, आपने सुना होगा, मल्टीपर्पज़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ये। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं यमुना। ठीक है, स्टेज 2, स्टेज 1 एंड 4 और टिहरी। ठीक है, ये सारा कुछ आपको दिख रहा है, ये उत्तराखंड में यमुना एंड टिहरी। फिर उसके बाद में यहाँ देखिए गंडक, गंडक दिख रहा है आपको, और यहाँ पर ओबरा और बिहंद। ठीक है, ये दोनों हो गए, गंडक, ओबरा और बिहंद। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए राजस्थान में जवाहर सागर बहुत फेमस है, ये भी जवाहर सागर। राणा प्रताप सागर ये भी राजस्थान में है, और मध्य प्रदेश में गांधी सागर। याद रखिएगा, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर दोनों है राजस्थान में, लेकिन गांधी सागर कहाँ है, तो गांधी सागर मध्य प्रदेश में। वैसे ही उत्कई, उत्कई है आपके गुजरात में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब हीराकुंड बांध आपको पता है कहाँ है, तो उड़ीसा में है, महानदी पर, महानदी पर बना हुआ है। तो हीराकुंड डैम ये हो गया आपका। ये वर्क है गाइज आज का, तो आपको छत्तीसगढ़ में जितने भी इंपॉर्टेंट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ना, उसको कम्प्लीटली आज पढ़ लेना है, क्योंकि यही एक मतलब आइडल आप स्ट्रेटेजी कह सकते हैं कि अगर आप कुछ नेशनल का पढ़ रहे हैं, नेशनल जीएस का या राष्ट्र, ठीक है, तो सामान्य अध्ययन अगर आप पढ़ रहे हैं नेशनल का, तो नेशनल के साथ साथ स्टेट में जो भी सामान्य अध्ययन की टॉपिक्स है, उसको आपको एक साथ ही कंप्लीट करते चलना है। ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, साथ में यहाँ पर देखिए आप आंध्र प्रदेश में अपर सिलेरू और लोअर सिलेरू, सिलेरू याद रखिए, आपको तो याद आ जाएगा अपर एंड लोअर। ठीक है, तो ये हो गया आंध्र प्रदेश में। और ऊपर से तेलंगाना में है नागार्जुन सागर। तेलंगाना में क्या है, नागार्जुन सागर। फिर साथ में इधर देखिए कर्नाटका में तुंगभद्रा, भद्रा, जोग। ठीक है, तुंगभद्रा, भद्रा, ये ऐसे याद रखिए, तुंगभद्रा, भद्रा। फिर यहाँ पर मलप्रभा, कालिंदी,
सरस्वती, मलप्रभा, कालिंदी, सरस्वती और जोग। जोग फॉल्स आपने सुना होगा, ठीक है। तो उसी तरीके से इसको याद रखना है। साथ में इडुक्की, इडुक्की देखिए यहाँ पर यह है केरला में, और कोडैयार, कोडैयार कहाँ है तो तमिलनाडु में। तो इस तरीके से आपको पूरे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को याद करना है। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं प्रोवाइड कर दूँगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। हाँ, तो मैंने आपको ये सारा चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरीके से ये काम करता है। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं हम बायोगैस के बारे में। बायोगैस क्या होता है पहले मैं आपको बता देती हूँ। देखिए इसमें लिव स्टॉक वेस्ट, लिव स्टॉक वेस्ट मतलब जो भी जीव होते हैं, ठीक है, या एनिमल्स होते हैं, एनिमल वेस्ट इसमें हो गया, प्लांट वेस्ट हो गया, ठीक है, जिसको वनस्पति के जो अवशेष है वो हो गया रेसिड्यूज। वेस्ट वाटर ले लीजिए, या अपशिष्ट जो पानी है वो ले लीजिए, साथ ही साथ फूड का वेस्ट है। ये सारी चीज़ें को एक एनारोबिक डाइजेस्टर में डाला जाता है, ठीक है। एनारोबिक डाइजेस्टर मतलब ऐसा डाइजेस्टर जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या सूक्ष्म जीव प्रेजेंट है, ठीक है। इसमें सूक्ष्म जीव होंगे और वो एनारोबिक क्या करेंगे, रेस्पिरेशन, मतलब एनारोबिक इसमें रिएक्शन होगा, ऐसा रिएक्शन या ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की उपलब्धता नहीं होती है। तो ये हो गया। ये होने के बाद में क्या बनेगा, बायोगैस का प्रोडक्शन होगा, उत्पादन होगा, और ये बायोगैस को आप हीट के फॉर्म में या इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही साथ में यहाँ पर जो रेसिड्यू बचा, अब ये जो जल गया, जलने के बाद में जो बचा उसको आप फर्टिलाइज़र, उर्वरक की तरह, ठीक है, या सॉइल की अगर फर्टिलिटी बढ़ानी है उसके लिए काम कर सकते हैं। लाइव स्टॉक के लिए जो रहने के लिए है वहाँ पर अगर इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। साथ ही साथ जो यहाँ पर बायोगैस जो बना उसमें से अगर बायोमीथेन रहती है तो बायोमीथेन को आप एज फ्यूल या ईंधन की तरह व्हीकल्स में यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ गैस ग्रेड भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, मतलब जो घरेलू जो आप सिलेंडर्स यूज़ करते हैं उसमें भी इसका उपयोग हो सकता है। तो इस तरीके से बायोगैस के बहुत सारे उपयोग है, और मैंने आपको बता भी दिया कि बायोगैस किस तरीके से बनती है। तो बायोगैस क्या है, अगर आपको कोई पूछे तो सबसे पहली चीज़ ये याद रखिए, जंतु और वनस्पति के अवशेष जो वायु की अनुपस्थिति में, मतलब इन एब्सेंस ऑफ एयर, क्या होंगे, सूक्ष्म जीव द्वारा पानी की उपस्थिति में अवक्रमणित हो जाते हैं या डिकम्पोज हो जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या बनेगा, तो मीथेन बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, हाइड्रोजन सल्फाइड बनता है। क्या क्या बनेगा, मीथेन बनेगा जिसका फॉर्मूला होता है CH4, ठीक है। मैं नेक्स्ट स्लाइड में इसको बता देती हूँ। तो बायोगैस में जब आप उत्पादन करने जाते हैं तो क्या क्या बनेगा, तो बायोगैस के उत्पादन के समय में सबसे पहले बनता है मीथेन, जिसको कहते हैं हम CH4, ठीक है। और क्या बनता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या बनता है, H2S। तो ये 3 तरीके की गैस बनती है, और इन्हीं तीनों के मिश्रण को हम बायोगैस कहते हैं। ये याद रखिएगा, मैंने पहले उत्पादन बता दिया, अब मैं इसका कंपोजिशन भी आपको बता रही हूँ, ठीक है। जिसमें 70% क्या होता है, 70% होता है मीथेन का, है ना। 70% क्या होता है, मीथेन का होता है। और इसी तरीके से अगर आप देखें तो 30% में, लगभग 30% में कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड मौजूद होते हैं। अब बात करते हैं फॉसिल फ्यूल्स या जीवाश्म ईंधन की, ठीक है। जीवाश्म ईंधन मतलब इनको बनने के लिए करोड़ों अरबों साल लगते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या चीज़ आप ले सकते हैं, एक तो कोयला ले सकते हैं, साथ ही पेट्रोलियम ले सकते हैं, और साथ में नेचुरल गैस लेते हैं। आपको ये बेसिक से पता होगा। तो सबसे पहले अब इसका निर्माण किस तरीके से होता है, तो इनका निर्माण कई करोड़ वर्ष पूर्व की प्राकृतिक आपदा या दुर्घटनाओं के कारण होता है, जिसमें जंतुओं या पेड़ पौधे जो होते हैं वो दब जाने के फलस्वरूप इसमें तब्दील हो जाते हैं या जीवाश्म ईंधन में तब्दील हो जाते हैं। तो अगर आपको पूछा जाए कि जीवाश्म ईंधन के मेन घटक क्या है या फैक्टर क्या है, तो उसमें आपको लिखना होगा कि जंतु मतलब प्लांट और एनिमल,
प्लांट और एनिमल्स किसी भी नेचुरल डिज़ास्टर के कारण अगर दब गए हैं और उनको करोड़ों सालों से वो दबे रहे हैं, तो वो फॉसिल फ्यूल में या जीवाश्म ईंधन में तब्दील हो जाते हैं। तो उसमें अगर लकड़ी अगर कई करोड़ों सालों से जमी है तो किस में तब्दील हो जाएगी, तो वो कोयले में परिवर्तित हो जाती है। तो सबसे पहला हमारा फॉसिल फ्यूल या जीवाश्म ईंधन है कोयला। अब कोयले के होते हैं 4 प्रकार। चलिए देख लेते हैं क्या क्या होता है। सबसे पहला पीट, नाम से ही लग रहा है सबसे कम इसमें कार्बन कंटेंट होगा, तो इसमें लगभग 27% बस कार्बन कंटेंट होता है। दूसरा होता है लिग्नाइट, दूसरा होता है लिग्नाइट। अब ये लिग्नाइट जो है इसमें लगभग 28% होता है। 27-28 याद रखिए, पहला पेट, दूसरा लिग्नाइट। तीसरा होता है बिटुमिनस। बिटुमिनस टाइप का ही कोयला हमारे छत्तीसगढ़ में मिलता है। तो आपका सेकंड ड्यूटी क्या हुआ, आज जा कर के आपको जितने भी कोल माइंस है उसको जा कर के, या जितने भी कोयले के भंडार है छत्तीसगढ़ में, उन जगहों को याद करना है, उन जिलों को याद करना है। साथ ही साथ इकोनॉमिक सर्वे में क्या डेटा दिया हुआ है कि कितना प्रतिशत रिजर्व होता है, ठीक है, रिजर्व पाया जाता है, कितना प्रोडक्शन होता है, ये सारी चीज़ आज के आज आपको इसको याद कर लेनी है छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में। इससे क्या होगा, तो इससे ये होगा कि आप अब नेशनल वाला पढ़ ही रहे हैं, बिटुमिनस पढ़ ही रहे हैं, तो बिटुमिनस कहाँ कहाँ मिलता है वो भी पता होना चाहिए। बिटुमिनस या जितना भी कोयले के प्रकार या जितना जहाँ पर भी कुल रिजर्व है इंडिया के परिप्रेक्ष्य में बता दूंगी, छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में आपको जा कर के तैयारी करनी है। इस हिसाब से आपका नेशनल के साथ साथ जो छत्तीसगढ़ जीएस है वो भी कब कंप्लीट हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। तो बिटुमिनस हो गया, बिटुमिनस टाइप का कहाँ मिलता है, तो छत्तीसगढ़ में। फोर्थ देख लेते हैं, तो फोर्थ क्या होता है, एंथ्रासाइट। भैया सबसे बेस्ट क्वालिटी का ही है, और एंथ्रासाइट कोल हर जगह नहीं मिलता, कहाँ मिलता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। तो बिटुमिनस टाइप का तो हमारे छत्तीसगढ़ में मिलता है भाई, इसमें 78% कार्बन होता है, और एंथ्रासाइट में होता है लगभग 94 से 98%, है ना। तो 94 से 98% एंथ्रासाइट कोयले में पाया जाता है, ठीक। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं इसको आपको बता देती हूँ। सबसे पहली चीज़, अगर आप कोयले को जलाते हैं, ठीक है, अगर इसको कोयले को जलाते हैं और उसमें एयर प्रेजेंट नहीं है, उस केस में क्या बनेगा, तो कोक बनता है। क्या बनता है, COKE, कोक। इन एब्सेंस ऑफ एयर अगर आप कोयले को या कोल को बर्न करते हैं तो आपको कोक मिलता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर मान लीजिए आप कोयले को जलाते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये दो चीज़ें प्राप्त होती है। कोयले के जलाने से क्या मिलता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड, मोनो मतलब होता है सिंगल, और क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब सबसे प्रचुर मात्रा में अगर बात करें पूरे ग्लोबली, सबसे मैक्सिमम पाया जाने वाला फॉसिल फ्यूल कौन सा है अगर पूछा जाए तो क्या है, ये भी कोल है। ये जो टॉपिक है या ये जो क्वेश्चन है ये ACF में 2017 में पूछा गया है कि ग्लोबली अगर देखा जाए, संसार में देखा जाए, तो प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला जीवाश्म ईंधन कौन सा है, तो वो है कोयला या कोल। अब ये हो गया कोयला पूरी तरीके से कंप्लीट, ठीक है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इंडिया में कहाँ कहाँ कोल के रिजर्व्स हैं। देखिए, कोल माइंस इन इंडिया, माइंस बता रही हूँ मैं आपको, है ना। सबसे पहले देखिए फर्स्ट पॉइंट लिखा है, फर्स्ट पॉइंट मध्य प्रदेश के एकदम ईस्ट साइड में दिख रहा है आपको, तो ये क्या है भाई, सिंगरौली है। ये मध्य प्रदेश का सिंगरौली, बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, मध्य प्रदेश का सिंगरौली, छत्तीसगढ़ का सॉरी, ठीक है। सेकंड देखो आप, झारखंड में बोकारो दिख रहा है आपको और झरिया, ठीक है, बोकारो झरिया, झारखंड में क्या है, बोकारो और झरिया। तीन चीज़ें हो गई। मध्य प्रदेश के ईस्ट साइड में आपको दिख रहा है सिंगरौली, साथ ही झारखंड में 2 जगह बोकारो और झरिया। फोर्थ देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल में क्या है या पश्चिम बंगाल में क्या है, रानीगंज, रानीगंज, तो रानीगंज हो गया। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ देखिए, छत्तीसगढ़ में से सबको पता है कोरबा में है। फिर यहाँ ये आपको दिख रहा है उड़ीसा, उड़ीसा में तलचर, और आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश में कहाँ है, तो सिंगरैनी, क्या है, सिंगरैनी, सिंगरौली नहीं है भाई, सिंगरैनी है ना।
और नवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन, बहुत सुना होगा आपने। लिग्नाइट मतलब भी क्या है? लिग्नाइट जो थर्ड क्वालिटी का कोयला होता है, तो नवेली में तमिलनाडु में प्रेजेंट है ये, है ना। तो इस तरीके से 8 ऐसी जगह हो गई जहाँ पर कोल माइंस प्रेजेंट है। आई होप आपको याद हो गया होगा, नहीं हुआ होगा तो एक बार फिर से रिपीट में देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, पेट्रोलियम। अब देखिए पेट्रोलियम जो होता है, मैं जो बता रही एकदम ध्यान से सुनिएगा इसको। पेट्रोलियम में हाइड्रोजन और कार्बन, ठीक है, हाइड्रोजन और कार्बन, ये दो चीज़ों का अलग अलग कंपाउंड रहता है या यौगिक रहता है, ठीक है। क्या रहता है? यौगिक रहता है इसका या कंपाउंड रहता है ना, कंपाउंड रहते हैं। इसीलिए पेट्रोलियम को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोजन के कारण, कार्बन तो प्रेजेंट ही है, H और C के कारण इसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं पेट्रोलियम को। और इसमें अलग अलग हाइड्रोजन और कार्बन को कंबाइन करके अलग अलग कंपाउंड या यौगिक पाए जाते हैं। अब पूछा जाए कि इसका रिजर्व कहाँ होगा, तो पृथ्वी के जो अंदर चट्टानें होती है ना, वहाँ पर इसका रिजर्व मिलता है। साथ ही साथ अगर इसका मान लीजिए कि इसका आपको प्योरीफिकेशन करना है, ठीक है, प्योरीफिकेशन करना है, तो उसके लिए भी एक अलग टेक्निक होती है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अब अगर बात करें इसके कौन कौन से जो फैक्टर हैं, ठीक है, या कौन कौन से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं जो हमको प्राप्त होते हैं, तो उसमें सबसे पहले होगा फ्यूल ऑयल, है ना। फ्यूल ऑयल मिलेगा इससे, साथ ही क्या मिलेगा? पैराफिन वैक्स मिलेगी। क्या मिलेगी? पैराफिन वैक्स। डीजल केरोसिन, डीजल केरोसिन और पेट्रोल, ये सारी चीज़ें हमको पेट्रोलियम के अंतर्गत आती है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इन्हीं को ही कहते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर आपको पेट्रोलियम गैस की अगर बात करें, तो पेट्रोलियम गैस में मुख्यतः क्या पाया जाता है, अगर आपको पूछे तो ब्यूटेन मिलता है। ये आया हुआ क्वेश्चन है, याद रखिएगा। पेट्रोलियम गैस में मुख्यतः क्या पाया जाता है, तो पेट्रोलियम गैस में मुख्यतः पाया जाता है ब्यूटेन, जो कि खाना पकाने के लिए, मतलब एलपीजी में किस चीज़ का यूज़ होता है अगर आपको कोई पूछे, तो एलपीजी में ब्यूटेन गैस प्रेजेंट होती है। अब बात करें नेचुरल गैस की, ठीक है। पेट्रोलियम तो हमने देख लिया, पेट्रोलियम तो हमने देख लिया। अब बात करते हैं प्राकृतिक गैस या नेचुरल गैस की, ठीक है। नेचुरल गैस या प्राकृतिक गैस। नेचुरल गैस में क्या होगा, तो ये कहाँ से मिलेगी हमके, तो ऑयल वेल से मिलती है, ऑयल वेल से, या ये आपको मिलेंगी तेल के कुओं से। इसमें भी मेन गैस कौन सी होती है, तो इसमें मीथेन ही होती है मेन गैस। साथ ही साथ इसका उपयोग किस लिए करते हैं, तो इसको घरेलू ईंधन के रूप में यूज़ कर सकते हैं, कारखानों में भी यूज़ कर सकते हैं। अब अगर मान लीजिए हाई प्रेशर पे अगर आप सीएनजी को रखेंगे, ठीक है, हाई प्रेशर लगा करके अगर आप नेचुरल गैस को रखते हैं, तो सीएनजी या कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो जाती है। तो आजकल जो बसें होती है ना, उनमें भी सीएनजी का उपयोग किया जा रहा है। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा गाइस। मैंने सारा कुछ ये जो कॉन्सेप्ट है कंप्लीट कर दिया है। इससे एक्स्ट्रा मुझे नहीं लगता है कि और कुछ जानने की आवश्यकता है। बस आप छत्तीसगढ़ को पैरेलल पढ़ते जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।